नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बताएंगे कैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जो जंग चल रही है उसमें भारत किस तरीके से एक समन्वित प्रयास के तरीके से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और एक टीम के तरीके से मिलकर इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है उसमें एक साथ लड़ने की बात को लेकर प्रशंसा की है। साथ ही साथ इन प्रयासों को मिलकर आगे बढ़ाने की बात की। किस तरीके से ये प्रयास, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देखेंगे तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया विचार विमर्श। अगले कुछ सप्ताह तक टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन के लिए फोकस और बढ़ाने का किया आग्रह। कहा, न्यूनतम जनहानि सुनिश्चित करना है हमारा लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के रोकथाम में सभी राज्यों के एक टीम के रूप में काम करने के लिए प्रशंसा की। कहा, राज्यों और केंद्र द्वारा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद फिर से सड़कों पर लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाए साझा रणनीति। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से विभिन्न समुदायों के प्रमुखों और संगठनों से संपर्क करने और महामारी के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्रियों ने निजामुद्दीन मरकज से बढ़े मरीजों की संख्या को काबू में रखने के लिए उठाए गए कदमों की साझा की जानकारी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की पहचान के लिए चलाया व्यापक अभियान। 1306 विदेशी नागरिकों समेत 9000 लोगों की हुई पहचान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मरकज से जुड़े 2000 में से 1804 को किया गया क्वारंटाइन। कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए केंद्र सरकार ने 11 भाषाओं में लॉन्च किया आरोग्य सेतु ऐप। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पीआईबी के अंतर्गत कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट की शुरुआत की। ईमेल के जरिए हासिल की जा सकती है सही जानकारी। गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से ऐसी प्रणाली विकसित करने का किया आग्रह। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के बिना तैयारी के लॉकडाउन वाले बयान पर साधा निशाना। कहा, लोगों को गुमराह करना बंद करे कांग्रेस। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संकट से निपटने की मुहिम में गरीबों और वंचितों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना। कोरोना के कहर से कराही दुनिया। इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या 47,000 के पार। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में 24% बढ़ा मृत्यु दर। इटली, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस और ईरान के साथ ब्रिटेन कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम लोगों की जान जाए। अगले कुछ हफ्तों के दौरान भी परीक्षण, मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, आइसोलेशन और क्वारंटाइन पर निरंतर फोकस रहने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने आवश्यक चिकित्सा उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने और दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोगियों के लिए अलग एवं विशेष अस्पताल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आज के समय में जरूरी है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्यों से आयुष डॉक्टरों के संसाधन पूल करने का इस्तेमाल करने, ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने और सहायक स्वास्थ्य कर्मियों, एनसीसी तथा एनएसएस के स्वयंसेवकों का उपयोग करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के जरिए कहा है कि कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, परंपरा और विचारधारा इन सभी पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारे विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना होगा। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि राज्य स्तर पर गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं अपने पंथ के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए सहयोग करने के लिए समझाएं और उनका नेतृत्व करें। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा,
इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। तो आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ में संवाद स्थापित किया। इस पूरी बातचीत में, वार्तालाप में कई अहम मसलों पे बातचीत हुई, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें सभी मिलकर एक टीम के तरीके से काम करें। क्या प्रमुख बिंदु थे, आया हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से संवाद की बड़ी बातें क्या कुछ थी। मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 को रोकने के लिए तुरंत प्रयास बढ़ाने की अपील की है कि जो भी अभी तक प्रयास हो रहे हैं इसको बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, आपको बताते हैं, सभी राज्यों को मिलकर एक टीम के रूप में काम करने पर प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को बधाई दी है, तारीफ की है कि हम एक टीम के तरीके से काम कर रहे हैं, भले ही किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस क्यों ना हो, किसी भी सोच के आधार पर। तो वहीं साथ ही साथ लॉकडाउन के बाद की स्थिति से निपटने को लेकर केंद्र और राज्यों को मिलकर रणनीति बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री ने सलाह दी है और इसमें उनके सुझाव भी मांगे गए हैं कि किस प्रकार के सुझाव हो सकते हैं जिसका जमीन पर पालन किया जाए। प्रधानमंत्री ने जनहानि को कम करने का सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया कि लोगों की जान न जाए, इस दिशा में केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। यह प्राथमिकता के तौर पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किए अपने सुझाव, तमाम राज्यों में किस प्रकार की स्थिति है, क्या उनकी प्राथमिकता है, उस आधार पर मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी बात प्रधानमंत्री के साथ साझा की है। मुख्यमंत्रियों ने संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनके निर्णयों की तारीफ की है कि आप सख्त फैसले ले रहे हैं, साथ ही साथ एक टीम लीडर की तरीके से पूरे देश को एकजुट रख के आगे बढ़ने की बात करें। इस बात की तमाम मुख्यमंत्रियों ने आज तारीफ की है प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनके फैसले को लेकर। साथ ही साथ तमाम जो मुख्यमंत्री उन्होंने निजामुद्दीन मरकज के बाद उपजे हालात को नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम अलग अलग राज्यों में उठाए गए हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री के साथ साझा किया, बताया कि वो अपने अपने राज्यों में क्या प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बेहद गंभीर मसला हो गया है इस मरकज के बाद से पहुंचे हुए तमाम लोगों का दिल्ली से अन्य अन्य राज्यों में। तो वहीं महामारी को रोकने में मुख्यमंत्रियों को सामाजिक संगठनों के सहयोग लेने और सामाजिक जो नेता है उनका भी सहयोग लेने की बात प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि एक सामाजिक कम्युनिटी के साथ में संवाद स्थापित करने में इनका बेहद महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। इसमें एनजीओज भी शामिल करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के फैसले को लागू करने के लिए राज्यों के सहयोग को उन्होंने धन्यवाद दिया है, कि कहा कि जो फैसला केंद्र सरकार ने इस तरीके से लिया उसको राज्यों ने स्वीकारा और उसमें सहयोग दिया, इसके लिए उन्होंने तमाम राज्यों को धन्यवाद भी दिया, मुख्यमंत्रियों को। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले जो कुछ सप्ताह हैं, इस सप्ताहों में किस बात पर जोर रहेगा, टेस्टिंग पे, ट्रैकिंग पे, आइसोलेशन पर फोकस रहेगा कि लोगों की टेस्टिंग की जाए, ट्रैकिंग की जाए, साथ ही साथ आइसोलेशन की अगर जरूरत है तो वो भी किया जाए। इस पर फोकस रहने की बात प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस समय मेडिकल उपकरण और दवाइयों का जो कच्चा माल है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, चाहे वो राज्यों के एक दूसरे राज्यों तक हो, किसी भी प्रकार की उसमें कमी ना आने पाए, क्योंकि जो दवाइयां हैं और जो मेडिकल उपकरण है वो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है, उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। और साथ ही साथ राज्यों से यह भी अनुरोध किया है कि अलग से कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल बनाने पर जोर दिया है। ऐसे अस्पताल जो बने हुए उनको डेडिकेटेड किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जो कोरोना के मरीज हैं उनको एक साथ अलग रख के प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया जाए कि उनसे अन्य लोगों को इसके फैलने या संक्रमण की स्थिति ना पैदा होने पाए। साथ ही साथ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि जो आयुष के डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग की जाए और उनको इस लायक बनाया जाए कि वो भी इस पूरी मुहिम में अपना भरपूर योगदान दे सके, क्योंकि उनको काफी कुछ चीजें पता होती, थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ में वो बेहतरी से इस पूरी मुहिम में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एनसीसी, एनएसएस के स्वयंसेवकों जो वॉलंटियर्स होते हैं उनकी सेवाएं लेने के लिए भी सुझाव दिया है और उसके
के बाद एक तरीके से एक बहुत बड़ी फौज कहीं ना कहीं तैयार होगी जो इस प्रकार से काम करती जमीन पे नजर आएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव के तहत प्रधानमंत्री ने जिले स्तर पर आइसोलेशन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने और सर्विलांस ऑफिसर नियुक्त करने की बात की है, क्योंकि जिले स्तर पर इस प्रकार की मुहिम को आगे बढ़ाना होगा, तब जाके राज्य और केंद्र के स्तर पर एक समन्वित प्रयास जमीन पर आते हुए नजर आएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सर्विलांस ऑफिसर और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने की बात जिले स्तर पर। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि जो सही लैब है वहीं पे टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उसके आधार पर ही डेटा सही तरीके से निकल के आएगा और ये डेटा राज्यों से लेकर केंद्र से लेकर जिले तक लेकर सब में एक तरीके से इस्तेमाल होगा। इस लिहाज से भी इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फंड जरूरतमंदों को तुरंत देने की भी सुझाव प्रधानमंत्री ने कहा, ताकि बैंकों में ज्यादा भीड़ ना लगे, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसे पहुंचने चाहिए और पीएम गरीब कल्याण योजना का जो फायदा है वो आम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि एक बड़ा पैकेज का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया। वहीं किसानों की भी समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। ये हार्वेस्ट सीजन है, फसल कटाई का सीजन है। ऐसे में फसल कटाई के तहत लॉकडाउन के नियमों में किसानों के लिए थोड़ी शिथिलता देने की बात की गई, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखा जाए। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर दीजिए, ढील दीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि इससे संक्रमण आगे ना बढ़ने पाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किसानों की फसल खरीदी में एपीएमसी के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसके तहत एक तरीके से लोकल लेवल पे वो पूलिंग की जा सके और वो अपना वहां पे जो अनाज है उसको बेच सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों ने राज्यों द्वारा उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किया कि अलग अलग राज्यों में किस प्रकार के तमाम प्रयास किए गए। इसका जिक्र तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से अपने संवाद के तहत किया कि किस तरीके से ये कोशिशें लगातार की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज कि मेडिकल सेवाओं और स्टाफ को बढ़ाने, खाद्य पदार्थों के वितरण के प्रयासों को सीएम ने बताया प्राथमिकता की। ये कोशिश यही है कि हर राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज को कहीं से कम ना होने दें और जो फूड सप्लाई चेन है उसमें भी कहीं से कोई रुकावट ना आने दें। राज्यों ने प्रधानमंत्री मोदी को हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया है कि जो केंद्र के निर्देश होंगे उसके तहत, साथ ही साथ जो राज्यों के जो भी संसाधन है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने का पूरा भरोसा सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को दिया। इस संवाद के तहत जो आज किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि वायरस के हॉट स्पॉट की पहचान करने और वायरस के फैलाव को रोकने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे अगर कुछ क्लस्टर्स हैं जहां पे वायरस ज्यादा फैल रहा है तो उनको पहचाना जाए और उसको वहीं पर नियंत्रित किया जाए। सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने अपील की है। इसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हम लगातार बता रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की आज मुख्यमंत्रियों के साथ में जो संवाद स्थापित हुआ है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें निकल आई। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करने की अपील की है और कहा इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई ना बरती जाए। 100% जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसको लागू करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। साफ तौर पे हम देख सकते हैं किस तरीके से आज जो एक संवाद स्थापित हुआ है प्रधानमंत्री का तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में, और ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री का सीधा एक संवाद स्थापित करके इसको जमीन स्तर पर लागू करने की बात की गई। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि शुक्रवार सुबह 9 बजे वो देशवासियों को एक वीडियो संदेश साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा कि कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं वीडियो संदेश साझा करूंगा। ये बात एक तरीके से फिर से प्रधानमंत्री जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और ये वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी बात सामने रखते नजर आएंगे। एक बार फिर से वो स्थिति होगी क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ जो पूरी जंग चल रही है उसमें प्रधानमंत्री जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस तकनीक के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से वो एक बार प्रयास कल फिर से सुबह 9 बजे देखने को मिलेगा। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने के महानिदेशक टेड्रोस एडनहोम ने कहा है कि जिस तरह से भारत ने कोविड-19 महामारी के समय गरीबों के आर्थिक कल्याण के लिए सामाजिक कल्याण उपायों को लागू किया है, वे पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। Many countries are asking people to stay at home and shutting down population movement, which can help to limit transmission of the virus, but can have unintended consequences for the poorest and most vulnerable people. I have called on governments to put in place social welfare measures to ensure vulnerable people have food and other life essentials during this crisis. In India, for example, Prime Minister Modi has announced a $24 billion package, including free food rations for 800 million disadvantaged people, cash transfers to 204 million poor women, and free cooking of gas for 80 million
households for the next 3 months. Many developing countries will struggle to implement social welfare programs of this nature. For those countries, debt relief is essential to enable them to take care of their people and avoid economic collapse. तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी प्रतिदिन जानकारी साझा करता है प्रेस वार्ता के माध्यम से। आज क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की गई हैं, आइए हम उसको भी सिलसिलेवार आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस प्रकार की इस वक्त स्थिति है। कोविड-19 से जो जंग जारी है उसमें किस तरीके की बात है। गृह मंत्रालय के माध्यम से गृह सचिव ने सभी राज्यों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश साफ तौर पर दिया है। उन्होंने इस बात के लिए किया, साथ ही साथ आपदा के समय सही जानकारी का प्रसार बहुत आवश्यक है। अफवाह न फैले, इस बात का राज्य ख्याल रखें, ये बात कही गई। तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 1804 लोग क्वारंटाइन में भेजे गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके माध्यम से बड़ी संख्या में कोविड-19 के फैलने की संभावना बनी हुई थी। तो ये 1804 लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया है। साथ ही साथ कई प्रकार की अन्य जानकारियां दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 मरीजों की डायलिसिस के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए गए हैं। ऐसे मरीज जिनको इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो अगर कोविड से प्रभावित होंगे तो उनके लिए ज्यादा खतरा होता है, इसलिए अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एफसीआई जरूरतमंदों को 5 किलो प्रति महीने राशन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इस दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। किस तरीके से आम लोगों को दिक्कतें ना हो, ये ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि सामूहिकता ही हमारी शक्ति है, क्योंकि अगर मिलकर लड़ेंगे तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। ये साफ तौर से मंत्र प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों को आज दिया है। साथ ही साथ इसके अलावा हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से युद्ध अभी ही शुरू हुआ है। एक तरीके से ये लड़ाई लंबी भी हो सकती है, हमको मिलकर इस प्रयास में आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धार्मिक नेता अनुयायियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहें। ये एक अपील की गई है सभी धर्मों के लोगों से, जो मुख्य तौर पर जिनके लोग फॉलो करते हैं वो लोग आगे आए और एक तरीके से समाज के हर एक व्यक्ति को बोले कि सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को जिला स्तर पर कोविड-19 संकट का प्रबंधन करने के लिए सलाह दी है कि जिले स्तर पर एक प्रकार से रणनीति बने, उसका पालन करना बेहद जरूरी है। जिले स्तर पे जाके तब हम इस समस्या से निपट पाएंगे। जहां ज्यादा मामले आ रहे हैं वे हमारे लिए हॉट स्पॉट हो सकते हैं। ऐसी जगहों को चिन्हित करने की जरूरत है और कुछ डॉक्टर और उनसे जुड़े कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, इस प्रकार की भी जानकारी निकल के आई, क्योंकि डॉक्टर्स ही हैं जो कि जमीन पे हमारे सैनिकों की तरीके से इस जंग को आगे से लड़ते नजर आ रहे हैं। किसी स्वास्थ्य कर्मी से दुर्व्यवहार की जो खबरें आई हैं, जो कुछ वीडियोज आए हैं, उसको बेहद निंदनीय करार दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से और कहा गया कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने भी अपने वीडियो संदेश में पहले इस बात का जिक्र किया था। वहीं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया है। जो पीपीई जो होती है उसके बारे में बात कहा गया। देश के अंदर N95 मास्क बनाने के काम में और ज्यादा तेजी लाई गई है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उपलब्धता हो, कम से कम ये सुनिश्चित करने की ओर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे मास्क हो या अन्य प्रकार के जो पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बात है। राज्यों को बड़ी संख्या में N95 मास्क दिए गए हैं, जिनको जितनी जरूरत है उस आधार पे लगातार देने की बात कहीं ना कहीं लगातार कही जा रही है। तो कोशिश यही है कि हर स्तर पे इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। किस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ती नजर आ रही है, हमारे साथ में बहुत ही खास पैनल होगा, उनसे हम इस बात पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथियों, मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है, लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास यही एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी माना है। इसका क्या मतलब है? कोविड-19 को महामारी के रूप में परिभाषित करने का ये मतलब नहीं है कि ये वायरस जानलेवा हो गया है,
बल्कि ये इस रोग के भौगोलिक प्रसार को पहचान देना भर है। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल जी। आप मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट ग्रुप का एक एम्पावर्ड ग्रुप 10 बनाए गए, उनमें से एक ग्रुप है, उसको हेड कर रहे हैं। और सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके अलावा डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, डीजी हैं RIS के। सर, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शिखर अय्यर जी हैं। सर अय्यर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पॉल, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत की और लगातार इस समय और ज़्यादा प्रयास को बढ़ाने की जिक्र किया और कहा राज्यों से कि हर एक कोशिश कहीं ना कहीं ये हो कि जान का नुकसान ना होने पाए। किस तरीके से हम और बढ़ते हुए प्रयासों को देख सकते हैं? आज किस तरीके के प्रयासों को हम आगे बढ़ाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? आज की जो चर्चा हुई है सब मुख्यमंत्रियों के साथ में, वो एक तरह से एक लेखा जोखा है कि हम लॉकडाउन आने के बाद में जो हमने कोविड की जंग जो है उसको एक बिल्कुल ऊपर के आयाम तक लेके आए हैं, तो उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतने मुद्दे का चर्चा करी, बातचीत करी और मुख्यमंत्रियों से सुना, उनके विचार सुने, ग्राउंड की रिपोर्ट ली, वो एक बहुत ज़रूरी, एक टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है कि लगभग एक हफ्ता हुआ है इस एफर्ट में, और उसमें देखना है कि ग्राउंड लेवल पे हम कितने सशक्त हो गए हैं, हमारी लड़ाई कितनी दूर तक संभव हुई है। और जिन मुद्दों की चर्चा करी है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम सबको जुड़ना है, ये हमारी परंपरा, आस्था, ये सब कुछ एक स्टेक पे है। तो रिलीजियस लीडर्स के लिए कहा उन्होंने, समाज सेवी संस्थाओं के लिए उन्होंने कहा, एक वो आयाम आया। फिर उन्होंने यही इंश्योर करने के लिए कहा कि जो गरीबों को चीज़ें मिलनी चाहिए, उनके बेनिफिट्स उन तक पहुंचने चाहिए, वो हम इंश्योर करें। फिर ये भी कहा कि हम मुस्तैदी से ज़िले के लेवल पे अपने आप को पूरी तरह से डिजीज़ कंट्रोल के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें, कोविड अस्पताल बनाने के लिए तैयार रहें। तो कुल मिला के और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो चलती रहें, सप्लाई चलती रहें। तो एक तरह से पूरा एक ओवर आर्चिंग एक रिव्यू हुआ है, नेशनल रिव्यू कहना चाहिए, क्योंकि सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब बैठ गए हैं तो ये एब्सोल्युटली टोटल नेशनल 360 डिग्री एक रिव्यू हुआ है। और इससे पक्का तेज़ी मिलेगी, बहुत सारे इश्यूज क्लैरिफाई हुए हैं जी। और आगे हमें भी मार्गदर्शन मिलेगा, जो हम सब अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं जी। कि उस स्टीयरिंग की जो गाइडलाइंस हैं, गाइड है, एडवाइस जो हमें मिल रही है और देश को जो एडवाइस मिली है इन चर्चाओं से, उसको हम आगे लेके और अपनी लड़ाई को और तेज़ करें, क्योंकि ये खतरा बहुत बड़ा है और अभी बना हुआ है, इससे लड़ने की जरूरत है। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के आज के इस संवाद में एक बात ये भी निकल के आई कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद में पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ में हमको आगे बढ़ना होगा, देश को आगे जाना होगा। एक लॉन्ग टर्म विजन पे पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने राज्यों से सहयोग मांगा है, उनकी राय और सुझाव मांगा। आपको लगता है कि किस तरीके की सोच और प्रयास के साथ में अभी से हमको तैयारी करने की जरूरत है कि हम इस स्थिति से जब थोड़ा बाहर निकल रहे हों तब हम लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन और मिड टर्म विजन के हिसाब से काम करते नजर आए? बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने, क्योंकि अगर आप देखें आज की चर्चा, जैसे डॉक्टर पॉल ने बिल्कुल सही हमें बताया कि ये एक 360 डिग्री रिव्यू रहा हमारी स्ट्रेटेजी का। इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, जो प्रधानमंत्री 2014 से लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारा सोच राष्ट्रीय स्तर का हो, लेकिन एक्शन लोकल लेवल पे हो जी। तो जो डॉक्टर पॉल ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वेलेंस कमेटी बनाने की बात कही गई है, एक ग्रुप बनाने की बात कही गई है, और उनके प्रयासों को फिर NCC और NSS के बाकी लोगों को साथ में लेकर के सप्लीमेंट उस एफर्ट को किया जाए। तो लोकलाइजेशन ऑफ द कोविड स्ट्रेटजी नाउ इज द सेंटर। ये अब हमारी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राष्ट्रीय स्तर से दिख रहा है। ये पहली बात है जी। दूसरी बात यह है, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जब
ऐसे लोग बार बार सामने निकल कर के आ रहे हैं, जिसमें धार्मिक नेताओं की भी भूमिका है, जिसमें अन्य पृथक वर्गों के जो समाज के हैं उनकी भी भूमिका है। तो सभी लोगों को मिलकर के आना है और बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सरकारी एफर्ट नहीं होना चाहिए, इसमें समाज की भागीदारी होनी चाहिए और वही सफलता हमें दिला सकती है। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपने जिक्र किया। शेखर अय्यर जी, जब से ये कोरोना की समस्या की शुरुआत हुई है, संभवतः हम लगातार मेडिकल और जो हमारी तैयारियां इस आधार पर जिक्र और चर्चा करते रहे, लेकिन संभवतः ये पहली बार आज मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल करने जा रहा, क्योंकि इस पूरी समस्या के बीच में राजनीतिक बयानबाजी की भी शुरुआत हो गई। आपको लगता है कि क्या ये अपने आप में ऐसा समय है जिस समय किसी भी राजनीतिक दल को गैर वाजिब बयानबाजी से बचने की जरूरत, जबकि पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए, तब राजनीतिक जो सीखचे हैं वो उसको खींचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये समय नहीं है राजनीति का, ये समय है जैसे प्रधानमंत्री का कॉल है कि हम सब एकजुट होके, एकजुट का मतलब हमारे अंदर सोच और विचार भी एक होनी चाहिए जी, तभी हमारे अंदर शक्ति आएगी। और दूसरी चीज आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री का बार बार जो दो चीजें हम देख रहे हैं, बार बार रिव्यू जो हो रहा है, जो 360 डिग्री की रिव्यू बात की, आपने देखा होगा पिछले सप्ताह में आपने देखा होगा कि मेडिकल डॉक्टर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, और हमने देखा जैसे रिलीजियस लीडर्स, सोशल ग्रुप्स, सबके साथ जो वार्तालाप चल रहा है, इसका मतलब है सरकार इस चैलेंज को बड़ी ट्रांसपेरेंसी से कर रही है। कोई छुपने की बात नहीं है, कुछ ये नहीं है, सबको पता है कि आज हमारे सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। हमने देखा है कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद जिस तरह पब्लिक की तरफ से कोऑपरेशन हुई है, जिस तरह राज्य सरकार की तरफ से हुई है, यहाँ पे राजनीति नहीं आई है, अलग अलग पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सब मिलजुल के जब जानते हैं ये बड़ा खतरा है, केवल विश्व के लिए बड़ा चैलेंज है, इस समय में क्या क्या करना है, अभी तक क्या किए, वो आज रिव्यू है। दूसरी बात जो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पब्लिक और सारे आवाम ये सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, उसके बाद क्या ये लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या होगा, ये अंदर सोच है। लेकिन आज बड़ा क्लैरिटी है इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये अपील है सीएम से भी कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद किस तरह हमें इसको स्टैगर करके करना है। यानी इसका मतलब नहीं है कि जैसे खत्म हो गया फिर भीड़ भाड़, फिर हमारी सोशल डिस्टेंस खत्म हो, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आज से लेकर आगे एक हफ्ता जो है, ये माना जाता है, हमारे डॉक्टर्स की कहना है कि ये सबसे क्रूशियल पीरियड है, क्योंकि जितने केसेस ट्रैक हुए उनकी आगे कैसे आगमन है, कितने केसेस कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद और एक हफ्ता है जिसमें देखना है कि कैसे ये जो कहते हैं कि भाई कर्व को फ्लैटन करना है, तो हमारी कर्व कहां तक जा रही है, कैसे हम फ्लैटन कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे प्रयास ये बताएंगे कि कर्व को हमने कितना कंट्रोल किया। डॉक्टर पॉल, आप मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट ग्रुप को लीड कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जब से इस प्रकार की समस्या आई, हमने इस बात को देखा है कि देश में जितनी बड़ी जनसंख्या, उस लिहाज से हमारी जो संसाधनों की बात है उसको कमतर करके आंका जा रहा है, लेकिन तैयारियां इतने जोर पे हुई हैं, पूरा देश एक साथ लगा हुआ। आज आप क्या कह सकते हैं, हमारी तैयारियां कहां तक आगे बढ़ी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन जैसी चीजों पर हमको फोकस करने की जरूरत है। देखिए, इस स्टेज पे लॉकडाउन को लाया गया जिस समय कि ये बीमारी लगभग एक्सपोनेंशियल कर्व की तरफ बढ़ रही थी तेज़ी से जी। अगर हम देखें कि क्या हो रहा था, तो फ्लैटन द कर्व करने के लिए एक मैसिव एफर्ट किया गया कि जो ट्रांसमिशन चेन है वायरस की, उसको तोड़ा जाए। और क्योंकि वो एक जने से दूसरे को लगती है, तो एक कोशिश करी गई कि एक परफेक्ट माहौल बनाया जाए कि वो डिस्टेंस जो है परिवार के बियॉन्ड मिनिमम हो, और वो असली प्रिंसिपल लॉकडाउन का ये प्रिंसिपल है, एट अ वेरी बिग कॉस्ट टू द नेशन। लेकिन जान बचाने के लिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत ही लाजमी था। अब हमें उस फेज़ की तैयारी करनी चाहिए कि लॉकडाउन किसी दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे। वायरस जितना बचा हुआ है वो कोई लिहाज तो हम सब लोगों से करेगा नहीं जी। तो उस सिचुएशन में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? तो उसका एक मुद्दा है कि हमारी अपना बिहेवियर उस स्टेज में कैसे होगा, उसके लिए सोच होनी चाहिए कि जब तक ये बीमारी पूरी तरह से दुनिया से हट नहीं जाती, तब तक हमें अपने आप को कैसे रखना है। एक ये मुद्दा आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग लॉन्ग टर्म तक भी चलती रहेगी, अपने आप को प्रिकॉशन भी लेंगे, वो एक चलेगा। लेकिन दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात वो है वो कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जब ये बीमार होके कोई कोविड से आए, उनकी जांच हो
उनको कहीं पे रखना है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड स्पेशल हॉस्पिटल होने चाहिए, क्योंकि बीच में हम जब मिक्स करते हैं तो जो कोविड जिसको है वो दूसरी तक पहुंचाता है। तो ये एक प्रिंसिपल देश ने मान लिया है, तो इस तरह की सुविधाएं बनेगी ना। बनाने से मतलब ये नहीं है कि हमने नई कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले हो सकता है कि कहीं ज़रूरत हो, रैपिडली एक बंदोबस्त किया जाए, नए अस्पताल बने, कैंप हॉस्पिटल बने। लेकिन हमारे देश में कुल मिला के इतनी व्यवस्था है कि हम उसको रिपर्पस करके और प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से जोड़कर जी, बिना झिझक जोड़ के सरकारी सेक्टर सब एक सेक्टर देश के लिए जुड़े और हम मिलजुल के एक ऐसी व्यवस्था करें कि जितने भी बेड्स हमें प्राइवेट और पब्लिक को मिला के कोविड के लिए चाहिए वो हम अवेलेबल करें कि ये रख दिए गए हैं, जिले के स्तर पे रख दिए गए हैं। तो ये सोच को आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही उन्होंने गाइडेंस दिया है उसके मुताबिक इन चीज़ों पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ सर कि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो आयुष के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से हमारा जो गैप है उसको हम कम कर सकते हैं। वो प्रयास किस तरीके से चल रहे हैं? राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ा रहे हैं? देखिए, इस मुहिम में हमें सब तरफ से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, डॉक्टरी के रिसोर्सेज जो है उनको जोड़ना है। तो उसमें सामने आता है कि आयुष के डॉक्टर्स हैं हमारे पास, लाखों की तादाद में है, उनके कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम कोविड का अस्पताल बना सकते हैं इस दशा में। इसी तरह से डेंटल पर्सनल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये डायमेंशन को बढ़ाना और अपनी वर्कफोर्स को दुगना तिगना करने की जो कोशिश है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। और जो उनको जो किस काम में लगाया जाएगा उनकी एबिलिटी के हिसाब से जहां भी वो फिट होंगे वहां उनको रखने की प्रावधान किया जाएगा। ये सारी डिटेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डेवलप की जाएंगी, स्टेट लेवल पे डेवलप की जाएंगी और उसको कैसे स्टीयर करना है वो काम बहुत तेजी से हो गया और बहुत सारा काम हो भी चुका है। अब उसको आगे लेके जाने का टाइम ठीक, शायद यही एक भरोसा पैदा करता है कि हम ये जंग जरूर जीतेंगे। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपको लगता है कि किसानों का भी जिक्र आज इस संवाद में हुआ है, क्योंकि फसल कटाई का एक तरीके से पूरा सीजन चला और ऐसे में खेतों से किसानों को अलग कर दिया जाएगा तो न सिर्फ उन तक बहुत मार पड़ेगी बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे एक कहीं ना कहीं एक चोट पड़ेगी। आपको लगता है कि व्यवहारिक कोशिश की गई है थोड़ा सा ढिलाई देके, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना? एक बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अगर आप देखें तो आज जो प्रधानमंत्री का जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, इसमें 4 प्रमुख बातें निकल करके आई हैं, जिनमें उन्होंने हमारा जो एक पिछले 70 साल का एक सोच बन गया है उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है। जी, सबसे पहला जो एपीएमसी का एकाधिकार कृषक समाज के जो आउटपुट है उसके ऊपर हो गया है, जो मंडी है उनका जो अधिकार हो गया है, उसको प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश करिए जहां से वो सामान अपना लेके जा सकें। इसकी मांग वर्षों से हो रही थी, लेकिन इस आपदा के चलते प्रधानमंत्री ने आज ये निर्देश दिया। जी, दूसरा, जैसा आपने अभी डॉक्टर पॉल से कहा था कि जो आयुष के डॉक्टर्स हैं उनको लेके आने का, तो ये भी एक डिस्टिंक्शन हमारे यहाँ चलता चला आ रहा था कई वर्षों से, और हमने देखा कि चाइना ने कैसा सक्सेसफुली TCM जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है उसको लेके आकर के एक मॉडल सामने खड़ा किया है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरा, जैसा डॉक्टर पॉल ने कहा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का डिस्टिंक्शन भी मर्ज करने की कोशिश हो रही है, वो भी ब्लर अवे हो जाए, अलग सामने से हट जाए और हम मिलकर के बिना किसी झिझक के काम करें, जैसा उन्होंने कहा। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है। और चौथा जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि राज्य सरकारें जिन क्षेत्रों में काम कर रही हैं, क्योंकि निर्णय तो उन्हीं के स्तर पर होना है, वहीं स्थानीयकरण के माध्यम से होना है, तो ये चौथा एक महत्वपूर्ण है जिसमें स्थानीयकरण एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में इस स्ट्रेटेजी में, इस पूरी लड़ाई में सामने निकल करके आया है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि कृषि के लिए एपीएमसी का जो अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म खड़े करने की बात की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं सरकार ने 2016 से लगातार ई मंडियों की बात करी है और 2018 में हमने विशेष उसके लिए बजट में प्रोविजन रखे। 2020 के बजट में भी वित्त मंत्री ने नए प्रोविजंस उसके लिए रखे। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब वही जो हमने पुरानी योजनाएं बनाई थी वो आज काम आती नजर आती दिखाई पड़ रही है। वो आज बिल्कुल कहीं ना कहीं उस वक्त की पॉलिसी की दूरदर्शिता आज समझ में आ रही है। शकर जी, आपको लगता है कि इस समस्या को कई बार मजहबी रंग भी दिया जा रहा है? आपको लगता है कि इस प्रकार की जो मेडिकल इमरजेंसी समस्याएं होती हों, इन सबको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, देश को और ज्यादा परिपक्व सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह अभी जमात की बात आई,
इसमें एक तरह की चर्चा शुरू हो, ये क्या ये हमें अलग करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, क्या एक समुदाय के खिलाफ कुछ कर रही है, ऐसी बातें जो लोग फैलाते हैं, खुद इनसिक्योर हैं और चाहते हैं कि समाज में इनसिक्योरिटी रहे, जब इस समय की जरूरत है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की। देखिए हमारे सामने जब क्राइसिस है, इस चीजों में जात पात धर्म ये क्या है, देखिए जमात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, सरकार उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमने देखी होम मिनिस्ट्री ने भी आज कार्रवाई की है, कई वीजास को कैंसिल भी किया है कि जिस तरह वहां लोग इकट्ठा हुए जब देश में प्रतिबंध लग चुका था लोग मिलने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन इसमें ये किसी को ना सोचना चाहिए क्योंकि हम फलाना धर्म से जुड़े हुए हैं, हम फलाना इससे इसलिए हमारे खिलाफ हो रही है या वहां अलग करने के लिए हो रही है, ऐसी बात बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई एकदम फॉल्स है। अगर कोई ये फैला रहा है तब उन पर कार्रवाई होगी, ये सरकार बार बार कह चुकी है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि क्योंकि आपने पहला प्रश्न भी था कि पॉलिटिक्स, क्योंकि कहीं ऐसी जब बात आती है फिर वही कई सोच आ जाता है हर पार्टी का कि अपना वोट का क्या हुआ, कि अभी से हम शुरू कर दे। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे समय में पॉलिटिकल ये मत सोचिए, लाभ नष्ट का मत सोचिए। ये अगर ये मुकाबला हो जाएगा, हम ठीक से जीत पाएंगे तो देश की जीत होगी। पॉलिटिक्स के लिए बहुत बातें रहेगी, बिल्कुल, अगर हम बचेंगे तब आप राजनीति कर पाएंगे, कम से कम ये स्थिति कई मुद्दे मिलेंगे। लेकिन ये जरूर भी है कि विपक्ष अपनी बातें रखे, कहीं कमजोर है, चीजें कुछ वीकनेसेस है, आप सरकार को बताइए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि वो फीडबैक आए, जनता से भी आए, पॉलिटिकल पार्टी से आए, लीडर से आए, सीएम से आए, इसीलिए तो ये वार्तालाप, इसीलिए प्रधानमंत्री संवाद भी कर रहे हैं। सर वक्त थोड़ा सा खत्म होना, छोटे छोटे आपसे जवाब चाहूंगा। डॉक्टर पॉल, धारावी जो कि मुंबई में है, वहां पे भी कोरोना वायरस का संक्रमण देखने को मिला। ये अपने आप में इस प्रकार के जो क्लस्टर्स बन सकने की चुनौती है, इसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ये थोड़ा समझाइए। ये हमें दिखाता है कि हमें तसल्ली से बैठने का अभी कोई वक्त नहीं आया है। ये बीमारी कहीं भी प्रकट हो सकती है जी, पूरी कोशिश के बावजूद भी कहीं प्रकट हो सकती है। इस बीमारी को लॉकडाउन की वजह से एक बहुत धक्का तो जरूर मिलेगा, लेकिन कहाँ ये प्रकट हो, और अगर ऐसे आती है जो कि डेंस पॉपुलेशंस हैं, वहाँ पे इसको आगे फैलने पे बिल्कुल एक डरावनी स्थिति आती है। तो हमें चौकन्ना रहना है। अगर हो गई है वहाँ पे बात, तो एक तरीका है, क्लस्टर को कंटेन किया जाता है, फॉलो किया जाता है, एक साइंस के बेस के ऊपर एक पद्धति बनी हुई है, उसमें सबको योगदान देना है और उस एरिया को कंटेन करेंगे, उस एरिया को ठीक ठाक करके हम वापस लेके आएंगे। लेकिन तैयारी रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस चीज को हम कभी लाइटली नहीं ले सकते। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन हम सब में क्षमता है इसको लड़ने की। और अभी तक जो देश का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बाकी बहुत सारे देशों की बजाय बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और शायद इसीलिए ये वायरस ना गरीब को छोड़ेगा, पकड़ में ला सकता है, अमीर को पकड़ में ला सकता है, किसी रिलीजन को नहीं बचाएगा। तो ये हमें सबको तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और खासकर बड़े सिटीज में ये बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है, मेट्रो ट्रेन चलती हैं, बस चलती है, तो इस वजह से हमारा खतरा है। और अभी तक भी जो बीमारी फैली है ये अर्बन एरियाज में फैली हुई है, तो उस पे कहीं ना कहीं विशेष ध्यान देने की चौकन्ने हैं और हमारे पास स्ट्रेटेजी है, हम करेंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ प्रकट हो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर चतुर्वेदी, एक छोटा सा जवाब। WHO भी तारीफ कर रहा है हिंदुस्तान के प्रयासों को, आपको लगता है कम से कम ये भी भरोसा एक आम भारतीय को देता है कि हाँ साहब सरकार सजग है, काम करेगी और सरकार को सहयोग देने के लिए समाज को आगे आना चाहिए? बिल्कुल सही है। और अगर आप देखें तो कई अफ्रीकन देश भी सामने आ रहे हैं जो भारत के इस अनुभव से सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि भारत ने इस पूरी स्ट्रेटेजी को कैसे अपनाया है। क्योंकि जो भारत का ये जो मॉडल निकल कर के आया है ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, लो कॉस्ट पे हम इसमें काम कर रहे हैं और जो सीमित संसाधन है उसकी मदद से हम व्यवस्था को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं वो हम सबको विदित है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर WHO ने इसकी तारीफ करी है तो मुझे कोई इसमें बिल्कुल सराहनीय। शेखर जी, एक फाइनल कमेंट, आपको लगता है कि जिस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात सिर्फ कहते नहीं प्रधानमंत्री बल्कि करके दिखाते हैं, एक टीम की तरीके से पूरा देश आज खड़ा नजर आ रहा है, ये भी एक भरोसा पैदा करता है आम भारतीय में कि हाँ हम इस समस्या से निकल के आगे आएंगे? बिल्कुल, देखिए शुरू से लेकर प्रधानमंत्री इतना को तो माफी भी मांग ली कि उनको पता है कि लोग कष्ट में है, कि घर में आपको बैठे रहना, चीजों पदार्थों को भी कभी कभी कमी हो सकती है, कहीं मिल जाती है कहीं नहीं मिल जाती है। जब सरकार को पता है कि आप तकलीफ में हैं, फिर भी लोग जिस तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, सरकारें कोऑपरेट कर रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर एक नया ऊर्जा पैदा हुआ है।
ये ऊर्जा बिल्कुल हमें सफलता देगी और आने वाले 2 हफ्ते वो 3 हफ्ते जो भी समय हो उसमें हम सफलता पाएंगे। और ये विश्वास हमें बार बार हमारी डॉक्टर्स कह रहे हैं, हमारी हेल्थ वर्कर्स दे रहे, और खुद प्रधानमंत्री खुद इस पे वचनबद्ध है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही एक भरोसा दिखाता है कि पूरा देश एक टीम के तरीके से लगा हुआ है और इस जंग को हम निश्चित तौर से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। कोरोना से जुड़ी जानकारियों के लिए एनआईसी ने एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप की क्या है खासियत, इस पर एनआईसी के डीजी से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। सरकार ने कोविड-19 को लेकर एक ऐप जारी किया है। हमारे साथ है एनआईसी के डीजी। मैम, क्या है ऐप, इसके बारे में? इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप 11 इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश में अवेलेबल है। इस ऐप को डाउनलोड करके बेसिकली ये किसी भी सिटीजन को मदद मिलती है कि वो अपना चांस ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस को एसेस कर सकता है। तो ये जो एसेस किया जाता है इसके लिए बहुत स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं, मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें कि प्रेजेंट सिटीजन की प्रायर ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उसके करंट सिम्टम क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और उसके अलावा उसका कांटेक्ट में आने के दूसरों की वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि इस पर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उस सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन को करके ये मॉडल से उसका एक स्कोर एसेस होता है, कैलकुलेट होता है, जो कि उसको कम्युनिकेट किया जाता है। जो बुखार है या कोई सिम्टम है तो मुझे क्या करना होगा उस ऐप में? आपको ऐप डाउनलोड करना, जब ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें वो आपको तरह तरह के लैंग्वेज में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेगा, उसको आपको आंसर करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपके सिम्टम में कोई चेंज हो गया है तो आपको वहाँ पे अपडेट करना है कि मुझे बुखार हो गया है, या मुझे खांसी हो रही है, या मेरा कोई ट्रैवल है, या आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन उसमें क्वेश्चंस है, उसको आपको टाइम टू टाइम करना है। मुझे कंफर्म हो गया कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो फिर क्या करना होगा? उसके बाद तो फिर आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल में डिपेंडिंग ऑन कंडीशन वो तो जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। जैसे पहले कॉल सेंटर पे बात करते थे तो वो कॉल सेंटर की जगह ये ऐप काम करेगा? ये जो कॉल सेंटर वाला काम करेगा उससे काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। ऐप फाइनली आपको बताता है, फिर आपको सैंपल टेस्ट कराना है, उसमें आपका होगा वो तो पूरा प्रॉपर जो गवर्नमेंट का या हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल है उसको ही फॉलो किया। ये तो सिर्फ आपको इनिशियल लेवल पे एक कंफर्ट देने के लिए कि आप सेफ हैं। जब आप खोलेंगे तो आपको बताएगा आपका इस समय ये स्कोर है, आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब आपका ये स्कोर है तो अगर आप क्वारंटाइन में है तो क्वारंटाइन कैसे करना है, उसका मतलब क्या है, होम क्वारंटाइन के बारे में, हाँ, सब चीज़ों के बारे में बताएगा। तो उसको बहुत ही अच्छे से इंडियन लैंग्वेजेस में उसको पिक्चरिक फॉर्म में डिस्प्ले किया गया है। तो उससे वो कम्युनिकेशन की और आउटरीच की, सिटीजन्स तक पहुँचने की एक हमारी और जो कैपेसिटी है वो आगे बढ़ाएगा इस ऐप के थ्रू। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी भी अब कोविड-19 से लड़ने के लिए आगे आ गया है। एनसीसी ने एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत यह कदम उठाया है। महामारी से लड़ने के लिए एनसीसी ने युवकों की अस्थायी भर्ती के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें सहायता प्रयासों को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सके। एनसीसी कैडेट्स को जो जिम्मा सौंपा जाएगा उसमें हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, रिलीफ मटेरियल का वितरण, दवा, भोजन और जरूरी सामान, सामुदायिक सहायता, डाटा मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार कैडेट्स को कानून व्यवस्था के अलावा सक्रिय मिलिट्री ड्यूटी की इजाजत नहीं होगी। एक एसोसिएट्स एनसीसी ऑफिसर की अगुवाई में 8 से 20 कैडेट्स का एक समूह बनाया जाएगा जो ये काम देखेगा। राज्य और जिला प्रशासन राज्य एनसीसी निदेशालय में रिक्विजिशन भेजकर इन कैडेट्स की सेवाएं ले सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों की देश और दुनिया में सराहना हो रही है। 130 करोड़ भारतीय मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में भी कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। ऐसे समय में कांग्रेस राष्ट्र हित में सोचे और लोगों को गुमराह करना बंद करे। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा लॉकडाउन पर उठाए गए सवालों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है और कहा है कि जब देश कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे हालात में कांग्रेस द्वारा राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से डॉक्टर, नर्सेस और सभी विभाग जिस तरह से काम में लगे हैं, लोगों की पर्याप्त व्यवस्था हो रही है और ये एक काबिले तारीफ है। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देता।
और मैं आशा करता हूं कि आगे से कांग्रेस भी समझेगी, उनके भी सरकारों के साथ काम कर रहे, क्योंकि इसमें पार्टी नहीं है, इसमें मजहब नहीं है, इसमें जाति नहीं है। ये वायरस भी सबको छू सकता है और उसको सब मिलकर ही उसको परास्त कर सकते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब व्यापक भूमिका में चल रहे हैं और सबका सहयोग पा रहे हैं, तब इस तरह की टिप्पणी टाल सकते थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं तो कोरोना महामारी के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में लॉकडाउन के फैसले का देश की जनता पालन कर रही है और साथ दे रही है, लेकिन ऐसे समय में सोनिया गांधी का लॉकडाउन पर बयान पीड़ादायक है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने आज के अपने कार्यकारिणी की बैठक के बाद उनकी अध्यक्ष ने जो टिप्पणी की है उसमें पूरे लॉकडाउन पर ही सवाल खड़े कर लिए कि ये बिना तैयारी के किया गया था, हड़बड़ी में। क्या मतलब है इसका? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज हमें तय करना है कि देश के लोगों की जान बचानी है और जान बचाने के लिए घर में रहिए और घर में ही रहिए, और देश ने स्वीकार किया। सोनिया गांधी जी आलोचना के लोभ का संवरण नहीं कर पाई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कई मामले में पीड़ादायक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक व्यक्तिगत सुरक्षा कवच का निर्माण किया है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों का बचाव करेगी। अभी इसे परीक्षण के तौर पर आजमाया गया है। इसकी खूबियों के बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बात की DRDO के महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह से। हमारे साथ देख रहे हैं कि आप पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो DRDO ने बनाया है, विशेष किट बनाया है कोविड-19 को देखते हुए। जिस तरीके खतरा पूरे देश में हुआ है उसको DRDO ने एक चैलेंज के तहत लेते हुए ये पर्सनल प्रोटेक्शन किट बनाया है। हमारे साथ हैं DRDO के DG साहब AK सिंह सर। तो AK सिंह सर से जानेंगे कि इसकी क्या खूबियाँ हैं और कोविड-19 को देखते हुए सर कैसे प्रोटेक्ट करेगा खासकर डॉक्टर्स को या नर्सेज को या मेडिकल स्टाफ्स को। देखिए, जो भी PP है उसकी एक स्टैंडर्ड्स हैं, विभिन्न कुछ देशों के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। ये हमने इसको एक ASTM स्टैंडर्ड है उस पर इसको टेस्ट किया है हमारी DRD लैब ने, और ये हमने उसको ठीक पाया है जितना रिक्वायरमेंट है। ये जो है बेसिकली ये जो फैब्रिक है, ये जो मटेरियल है, ये वायरस को चाहे वो बॉडी फ्लूइड्स हैं या चाहे एरोसोल में है, वो इससे अंदर आदमी की स्किन तक या उसके अंदर कपड़ों तक नहीं जाने देगा। तो जो भी अगर कंटामिनेशन है वो बाहर ही रहेगा, और जो इसको डॉक्टर पहनेंगे, पैरामेडिक्स पहनेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। सर क्या मास्क जो है जो स्पेसिफिक है इस किट के अलावा जो स्पेशल मास्क जो किट होती है उसमें एक फुल बॉडी सूट रहता है, ग्लव्स रहते हैं, अपना अपना फुट कवर रहता है, ये आई गियर रहता है, और ये मास्क रहता है और हेड गियर रहता है। ये सारा है और ये सब होना चाहिए। जैसे ये जो एक आई गियर है ये भी इसी का पार्ट है, और ये जो एक फेस मास्क है जो उन्होंने N95 पहना हुआ ये भी इसी का मास्क है। बेसिकली द होल बॉडी नीड्स टू बी कवर्ड, जिससे कोई भी बाहर से हवा या कोई भी लिक्विड अंदर ना जा पाए। सर ये तो टेस्ट के तौर पर भी आपने बनाया है, क्या मार्केट में जो आपने बताया प्रोडक्शन 15,000 पर डे, इसका कब से लक्ष्य रखा आपने? ये बताया कि एक हफ्ते में ये मिलना शुरू हो जाएगा। अभी शुरू में जब प्रोडक्शन होता है थोड़ा धीमा होता है, जैसी प्रोडक्शन लाइन सेट होगी, ऑप्टिमाइज होगी, हमारी उम्मीद है कि 15,000 जो सूट्स हैं वो पर डे मिलेंगे। और जहाँ जहाँ भारत सरकार को जिस विभागों को ज़रूरत है वो इंडस्ट्री उनको प्रोवाइड करेगी। तो ये थे डॉक्टर AK सिंह जो बता रहे थे कि इस पर्सनल किट की खूबियों को, और ये किट अभी कुसुमगढ़ में बन रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि लक्ष्य बता रहे थे डॉक्टर AK सिंह जी कि एक दिन में 15,000 किट बनाए जाएंगे। कैमरामैन दुबे जी के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज़, DRDO, दिल्ली। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हाथों को बार बार साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। छींक और खांसते समय अपना मुंह और नाक टिश्यू या रुमाल से ढकें। प्रयोग के बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें।
बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपना नाक और मुंह मास्क या कपड़े से ढकें। भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर दूसरों के संपर्क में न आएं। ये भी ख्याल रखें कि अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। लापरवाही से बाहर मत फिरो। शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा। स्क्वाड ने जयपुर के सील की गई 4 दीवारी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना को मिलकर हराना है। जयपुर पुलिस आपके साथ और आपकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता जैसे संदेश लेकर ये आज महिलाएं सड़कों पर निकली और पूरे 4 दीवारी क्षेत्र का दौरा किया। जयपुर से हमारे संवाददाता धर्मेश भारती की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त जयपुर के छोटी चौपड़ के ऊपर खड़ा हूं और ठीक मेरे पीछे इस वक्त जयपुर कमिश्नरेट की महिला स्क्वाड, निर्भया स्क्वाड जो है कोविड-19 के खिलाफ किस प्रकार लोग सतर्क रह सकते हैं उसका संदेश लेकर शहर के बीचों बीच निकली है। हालांकि शहर के अंदर अभी पूरी तरीके से सील है और सभी प्रकार की आवाजाही बंद है, लेकिन महिला स्क्वाड ये संदेश लेकर निकली है कि बचाव आप कर सकते हैं अगर आप सरकार द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करें। ये लोग न केवल घर घर जो भूखे हैं उन लोगों को खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं, जो वृद्ध हैं वृद्धाश्रम में जा रही हैं और वहां जाकर उनसे कुशल क्षेम पूछने के साथ साथ ये भी कर रही हैं कि उनको अगर कहीं दवाइयों की जरूरत है या उन्हें किसी भी प्रकार की जरूरत है मदद की तो उन वृद्धाश्रम में जाकर उनकी मदद भी कर रही हैं। कर्फ्यू वाले एरिया में ये लोग फ्लैग मार्च करके संदेश देंगी, हमने ली है आपकी जिम्मेदारी, बस आप लोग अपना ख्याल रखना। हर जरूरतमंद के घर पे पहुंचेगी ये वर्दी, बस आप लोग घर से बाहर मत निकलना। महिला स्क्वाड ये संदेश लेके लोगों के बीच जा रही है कि आप सुरक्षित रहें और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करें। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और दिल्ली के द्वारका इलाके में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए इस समय पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये द्वारका का सेक्टर 16B का इलाका है जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जो भी सस्पेक्टेड हैं इस बीमारी से उनको यहां पर लेकर के आया गया है और उनके ऊपर निगरानी की जा रही है डॉक्टर के द्वारा। लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस का स्टाफ मौजूद है, सिविल डिफेंस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए चारों तरफ से यहाँ आने जाने के लिए चारों तरफ से रास्ते बंद किए गए हैं क्योंकि इसी तरह क्वारंटाइन किया जाता है जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या वो किसी से मिले थे या संक्रमित हुए थे, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर रखा गया और लगातार उन पर निगरानी की जा रही है। अगर इसमें से कोई भी मामला सामने आता है तो उनको फिर अलग उपचार के लिए आगे भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 194 लोगों की यहाँ पर निगरानी की जा रही है और इसी तरह हिंदुस्तान के हर कोने में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से लड़ने के लिए सांसदों, अन्य जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से लोगों की मदद का आह्वान किया है। पीएम मोदी की इस अपील पर कई सारे जनप्रतिनिधि लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनील सिंघी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वो मोदी किट के नाम से हजारों की संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। पूरा भारत ने जे लॉकडाउन माटे जे माने प्रधानमंत्री अपील करी એટલે હું પૂરા ભારતના વાસીઓને અભિનંદન પાઠવું છું કે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત એવી એકતા બતાવી આ અનુક્રમીને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતના માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ જે અપીલ કરી આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને બધી સામાજિક સંસ્થાઓ પણ એવી રીતે અત્યારે સ્વીકાર આખા દેશમાં એક વાતાવરણની સાથે કામ કરી રહી છે તો જેવી સંસ્થા અમારી જે
ભારત નહીં પૂરા વિશ્વમાં જેનોને એકત્રીકરણ કરીને એક સંસ્થા ચાલે છે એમને પણ આખા ભારતમાં મોદી કીટના માધ્યમથી આ કાર્યક્રમ પ્રારંભ કર્યો છે અને આખા ભારતમાં લગભગ 1 લાખ કીટનું વિતરણ અમારા પ્રારંભ થઈ ગયું છે। એક ગામમાં એવી રીતે આખી વ્યવસ્થા જીટોના માધ્યમથી થઈ રહી છે। विश्व भर में कोरोना वायरस के चलते कुल मौतों का आंकड़ा 47,000 के ऊपर पहुंच गया है। 1 अप्रैल के मुकाबले ब्रिटेन में कोरोना वायरस के चलते मृतकों की संख्या 24% बढ़कर 2,921 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 अप्रैल तक कुल 1,63,194 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 33,718 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना पॉजिटिव के कारण अस्पतालों में भर्ती 2,921 मरीजों की मृत्यु हो गई है। ईरान, चीन, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका और इटली के बाद यह ब्रिटेन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश कोरोना की महामारी से इस वक्त लड़ रहा है और देश भर में लागू लॉकडाउन का घर में रहकर जनता पालन कर रही है। लॉकडाउन के दौरान प्रसार भारती पर रामायण का पुनः प्रसारण भी शुरू किया गया है और इसे दर्शकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। टेलीविजन दर्शकों के आंकड़ों जारी करने वाली संस्था बार्क के आंकड़े भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने ट्वीट कर बताया, जब से 2015 में बार्क का टीवी ऑडियंस मेजरमेंट शुरू हुआ है, यह दूरदर्शन के लिए रिकॉर्ड है कि कोरोना से लड़ने के दौरान घर में रहें, सुरक्षित रहें के समय में कैसे देश दिल्ली दूरदर्शन देख रहा है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि 2015 के बाद से यह एक हिंदी GEC शो के लिए रामायण ने उच्चतम रेटिंग प्राप्त की है। वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने ट्वीट किया है कि कल प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण वीडियो संदेश को देखते हुए DD नेशनल पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक रामायण का प्रसारण कुछ मिनट विलंब से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कोविड-19 महामारी के समय में इसके लिए जरूरी दवाओं और उपकरण की उपलब्धता पर अपने अपने विचार साझा किए। दोनों नेताओं ने इस महामारी पर आगे भी सहयोग जारी रखने की बात की है। जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर सहमति जताई कि कोविड-19 आधुनिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है और इस समय दुनिया को एक नई वैश्विक सोच अपनाने पर जोर दिया जाएगा जो साझा मानवीय हितों पर आधारित हो। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर को भारत की तरफ के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए साधारण यौगिक अभ्यास और आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में जानकारी दी। एंजेला मर्केल ने भी इस बात पर सहमति जताई है कि ऐसे अभ्यास मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, खासकर उस लॉकडाउन जैसी स्थिति में। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंस वेल्स से भी फोन पर बातचीत की है। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं बच्चों के कोरोना वायरस पर खास संदेशों के साथ। मेरा नाम निताशा है और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में क्या क्या कर सकते हैं। ये मैंने एक पोस्टर बनाया है जिसमें मैं बता रही हूँ कि हमें कोरोना वायरस किससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये भारत है और इसको मैंने लॉकडाउन में दिखाया है। हमें भी अपने अपने घरों में लॉकडाउन में रहना चाहिए। ये कोरोना वायरस है जो हमें हार्म कर सकता है जब हम लोग बाहर जाए, इसलिए सब अपने घर पे ही रहें। फिर हाथ धोने के कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। हमें पहले इस तरह से अपने हाथों को रब करना है, फिर पीछे से रब करना है, उसके बाद उंगली को रब करना है, दोनों हाथ के थम्स को, और उसके बाद चारों उंगलियों को। उसके बाद बीच से अच्छे से साफ करने के लिए हमें ऐसे ऐसे रब करना है। कोरोना का मतलब होता है कोई घर से सड़क पर ना निकले। स्टे होम, स्टे सेफ। लापरवाही से बाहर मत फिरो। शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर
1075।